अगर कोई कहे कि पूरी की पूरी दुनिया, मेरा मतलब है ये ऊंचे ऊंचे पहाड़, गहरे समंदर, घने जंगल और बड़े बड़े देश, सब कुछ समेटकर एक जेब में रखा जा सकता है, तो शायद पहली बार में किसी को भी यकीन ना हो। हाँ बिल्कुल। सुनने में तो ये किसी जादुई कहानी जैसा ही लगता है। सही बात है। इंसान की फितरत ही ऐसी है कि वो हर चीज को अपनी आंखों से देखकर समझना चाहता है। लेकिन पृथ्वी इतनी विशाल है कि इसे एक बार में पूरा देख पाना शारीरिक रूप से तो संभव ही नहीं है। और यहीं से भूगोल यानी ज्योग्राफी का असली विज्ञान शुरू होता है। कार्टोग्राफी नाम के इस विज्ञान ने इस नामुमकिन सी लगने वाली बात को सच कर दिखाया है। बिल्कुल। तो आज के इस डीप डाइव में हमारा मिशन बहुत ही स्पष्ट है। आज हम हमारे छोटे दोस्तों के लिए मास्टरिंग ज्योग्राफी, द अल्टीमेट मैप एंड लैंडफॉर्म गाइड के पहले अध्याय को पूरी तरह से डिकोड करने वाले हैं। ये बहुत ही मजेदार होने वाला है। इस चर्चा का लक्ष्य सिर्फ ये जानना नहीं है कि पृथ्वी पर क्या-क्या है, बल्कि ये समझना है कि उस विशाल सतह को कागज के एक छोटे से टुकड़े पर कैसे उतारा जाता है। एग्जैक्टली और हम वादा करते हैं कि इस डीप डाइव में बेहतरीन मेमोरी ट्रिक्स, विजुअल्स और क्विक रिवीजन पॉइंट शामिल होंगे। मतलब कोई भी परीक्षा या कॉन्सेप्ट अब मुश्किल नहीं लगेगा। तो इस पूरी प्रक्रिया को समझने के लिए सबसे पहले उन बुनियादी टूल्स को समझना होगा जो हमें इस ग्रह को देखने का नजरिया देते हैं। पृथ्वी को समझने के दो मुख्य तरीके हैं, ग्लोब और मैप। अच्छा, तो शुरुआत ग्लोब से करते हैं। हाँ, ग्लोब पृथ्वी का एक सटीक 3D मॉडल है। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि इस पर महाद्वीपों और महासागरों का आकार बिना किसी विकृति के बिल्कुल वैसा ही दिखता है जैसे वे असल में हैं। लेकिन ग्लोब के साथ एक बड़ी व्यवहारिक समस्या भी तो है। मतलब उसे हर जगह उठाकर ले जाना बहुत मुश्किल है। बिल्कुल, वो काफी भारी होता है और एक बार में उसका सिर्फ आधा हिस्सा ही देखा जा सकता है। तो यहीं पर मैप की जरूरत पड़ती है ना? ग्लोब बिल्कुल एक 3D गोल खिलौने की तरह है जिसे घुमाना पड़ता है, जबकि मैप एक छपी हुई तस्वीर है जिसे मोड़कर जेब में रखा जा सकता है। सही कहा। मैप पृथ्वी का एक 2D चित्र है जिसे चपटी सतह पर बनाया जाता है। पूरी दुनिया एक नज़र में दिख जाती है। लेकिन अगर एक गोल 3D आकार को 2D में बदला जाए तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ होगी ही। रुको रुको, गड़बड़ कैसे? इसे ऐसे समझा जा सकता है, अगर किसी संतरे को छीलकर उसके छिलके को एक मेज पर बिल्कुल सीधा और चपटा फैलाने की कोशिश की जाए तो क्या होगा? वो किनारों से फट जाएगा या फिर खिंच जाएगा। बस, मैप के साथ भी ठीक यही होता है। जब गोल पृथ्वी को कागज पर उकेरा जाता है तो ध्रुवों यानी पोल्स के आसपास देशों और महाद्वीपों का आकार खिंचकर वास्तविक आकार से बड़ा या विकृत हो जाता है। अरे वाह, ये संतरे वाला उदाहरण बहुत सटीक है। इसके बावजूद मैप बनाने की ये कला, जिसे आपने पहले कार्टोग्राफी कहा था, इंसानों के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि रही है। बिल्कुल रही है, और ये कोई हाल ही का आविष्कार नहीं है। क्लॉडियस टॉलेमी नाम के एक प्रसिद्ध रोमन भूगोलवेत्ता ने 150 सीई में दुनिया का मैप तैयार करने की कोशिश की थी। वाओ, 150 सीई में? ये अपने आप में हैरान करने वाली बात है कि हजारों साल पहले से इंसान दुनिया को एक फ्लैट सतह पर समझने की कोशिश कर रहा है। और इस कोशिश में लगातार सुधार भी हुए हैं। लेकिन जब कागज पर कोई चीज बनाई जाती है तो अक्सर 3 शब्दों को लेकर बहुत भ्रम होता है, स्केच, प्लान और मैप। हाँ, ये शब्द अक्सर एक जैसे ही लगते हैं। पर इन तीनों के बीच बुनियादी अंतर होता है, और ये अंतर मुख्य रूप से स्केल यानी पैमाने पर टिका होता है। अगर मैं इसे रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़कर देखूं तो स्केच तो सिर्फ एक रफ ड्राइंग होती है। बिल्कुल। मतलब मान लीजिए किसी को अपने घर का रास्ता समझाना है तो कागज पर कुछ लकीरें खींचकर तीर बना दिए जाते हैं, वो स्केच है। इसमें कोई स्केल या सटीक नापतोल नहीं होता। एकदम सही पकड़े हैं। लेकिन अगर मुझे अपना घर बनवाना है तो मैं कॉन्ट्रैक्टर को वो रफ स्केच नहीं दे सकता। उसे कमरों की सटीक नाप चाहिए होगी। तो क्या उसी सटीक चित्र को प्लान कहते हैं? जी हाँ, प्लान एक बहुत ही छोटे इलाके या किसी एक इमारत का बेहद सटीक और स्केल पर आधारित ब्लूप्रिंट होता है। इसमें बहुत ज्यादा बारीक डिटेल्स होती हैं। जैसे दरवाजा कहाँ खुलेगा या खिड़की कितनी बड़ी होगी, वैसी डिटेल्स। बिल्कुल वही। और जब बात मैप की आती है तो वो पूरी पृथ्वी या उसके किसी बड़े हिस्से का चित्र होता है। ये भी स्केल पर आधारित होता है। लेकिन क्योंकि इलाका बहुत बड़ा है, इसलिए इसमें प्लान जितनी बारीक जानकारी देना तो संभव नहीं होगा। सही कहा। अब जब
मैप और स्केल का रिश्ता साफ हो गया है, तो ये सवाल उठता है कि जरूरत के हिसाब से कौन सा मैप चुना जाए। अक्सर लोगों को लार्ज स्केल और स्मॉल स्केल मैप्स के नाम को लेकर बहुत कंफ्यूजन होता है। नाम सुनकर तो लगता है कि लार्ज स्केल मतलब बहुत बड़े इलाके का मैप। हाँ, लेकिन असल में ये बिल्कुल उल्टा है। ये भूगोल का एक बहुत ही क्लासिक पैराडॉक्स है। इसे कैमरे के जूम लेंस की तरह समझना चाहिए। अच्छा, जूम लेंस की तरह, वो कैसे? जब हम कैमरे को जूम इन करते हैं तो हमें एक बहुत छोटा इलाका दिखाई देता है, लेकिन उसकी एक एक डिटेल बहुत बड़ी और साफ नजर आती है। यही लार्ज स्केल मैप है। मतलब ये छोटे इलाकों को बहुत बारीकी से दिखाता है। बिल्कुल। इसके दो मुख्य प्रकार हैं। कैडास्ट्रल मैप, जो जमीन का मालिकाना हक या प्रॉपर्टी की बाउंड्री दिखाते हैं। और दूसरा प्रकार? दूसरा है टोपोग्राफिकल मैप, जो एक सीमित इलाके की प्राकृतिक और इंसानी चीजें जैसे पहाड़, नदियां, सड़कें और इमारतें एक साथ विस्तार से दिखाते हैं। तो इसका मतलब स्मॉल स्केल मैप वो हुआ जब हम कैमरे को पूरी तरह से जूम आउट कर देते हैं। इसमें पूरी दुनिया या पूरा देश एक फ्रेम में आ जाता है। एकदम सही, लेकिन इसमें डिटेल बहुत कम हो जाती है, जैसे दीवार पर टंगने वाला वॉल मैप या स्कूल की एटलस वाली किताब। तो मान लीजिए मुझे अपने स्कूल की बाउंड्री या घर की जमीन देखनी हो, तो मैं कौन सा मैप उठाऊंगा? उसके लिए आपको एक लार्ज स्केल कैडास्ट्रल मैप देखना होगा। और अगर सिर्फ नदियां या पहाड़ देखने हो तब क्या? तो उसके लिए मैप के दूसरे वर्गीकरण पर जाना होगा, जो उनके कंटेंट यानी विषय के आधार पर होता है। अगर आपको सिर्फ पहाड़, नदियां या पठार देखने हैं तो फिजिकल मैप देखा जाता है। अच्छा, और अगर देशों की सीमाएं, राज्य और राजधानियों की जानकारी चाहिए तो पॉलिटिकल मैप काम आता है। और अगर किसी एक खास विषय, जैसे किसी इलाके की मिट्टी का प्रकार, बारिश का पैटर्न या जंगलों का फैलाव देखना हो, तो थीमैटिक मैप का इस्तेमाल किया जाता है। वाओ, अलग अलग कामों के लिए अलग अलग मैप। लेकिन मैप चुन लेने के बाद उसे डिकोड करना एक दूसरी चुनौती है। हर मैप की अपनी एक गुप्त भाषा होती है। बिल्कुल। बिना दिशाओं, स्केल और प्रतीकों को समझे एक मैप सिर्फ कुछ रंगीन लकीरों का गुच्छा है। तो अगर मैप पढ़ने की शुरुआत करनी हो तो दिशाएं खोजना सबसे पहली सीढ़ी होगी, है ना? हाँ, दिशाओं के बिना मैप पर नेविगेट करना तो असंभव है। दिशा खोजने के 3 ऐतिहासिक तरीके रहे हैं। पहला है सूरज। सूरज हमेशा पूर्व यानी ईस्ट से उगता है। अगर उगते सूरज की तरफ चेहरा करके खड़े हों तो सामने पूर्व, पीठ के पीछे पश्चिम, बाएं हाथ की तरफ उत्तर और दाएं हाथ की तरफ दक्षिण होता है। बिल्कुल सही। लेकिन ये तरीका दिन में तो काम कर सकता है। अगर कोई रात के समय किसी समुद्र के बीचों बीच हो तो सूरज मदद नहीं कर सकता। सही बात है। इसीलिए दूसरा तरीका मैग्नेटिक कंपस या मरीनर्स कंपस इतना महत्वपूर्ण हो जाता है। हाँ, पृथ्वी का अपना एक चुंबकीय क्षेत्र है और कंपस की चुंबकीय सुई हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में अलाइन होकर रुकती है। और दिशा खोजने का तीसरा तरीका क्या है? तीसरा तरीका है तारों का सहारा लेना, खासकर पोल स्टार यानी ध्रुव तारे का। रात के साफ आसमान में सप्तऋषि या अर्सा मेजर तारामंडल के 2 तारों की सीध में देखने पर जो स्थिर तारा दिखता है वो पोल स्टार है। अच्छा, और ये तारा हमेशा ठीक उत्तर दिशा की तरफ होता है? एकदम सही। मैप के कोने पर 8 दिशाओं वाला जो कंपास रोज बना होता है, उसे याद रखने की हमारे पास एक बहुत ही कारगर मेमोरी ट्रिक है। बस एक वाक्य याद रखना होता है, नेवर ईट सॉगी वॉफल्स। अरे वाह, ये तो बहुत मजेदार ट्रिक है। हाँ, घड़ी की सुई की दिशा में यानी क्लॉकवाइज ऊपर से शुरू करते हुए एन से नेवर मतलब नॉर्थ, ई से ईट मतलब ईस्ट, एस से सॉगी मतलब साउथ और डब्ल्यू से वॉफल्स मतलब वेस्ट। इससे दिशाएं कभी नहीं भूलती। बहुत बढ़िया। अब दिशाओं के बाद दूसरा गुप्त कोड है स्केल, जिसे मैप पर 3 अलग-अलग तरीकों से लिखा जाता है। तो स्केल मैप की आत्मा है, कह सकते हैं। बिल्कुल। पहला तरीका है वर्बल स्केल, जहां वाक्यों में दूरी बता दी जाती है, जैसे 1 सेंटीमीटर बराबर 50 किलोमीटर। ये समझने में आसान है, लेकिन बहुत ज्यादा सटीक नहीं होता। और दूसरा तरीका? दूसरा और सबसे वैज्ञानिक तरीका है RF यानी रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन। इसे अनुपात में लिखा जाता है, जैसे 1:50,000। RF के काम करने का तरीका बहुत ही लॉजिकल है। इसके पीछे का सबसे बड़ा फायदा यह है कि इसमें कोई यूनिट जैसे सेंटीमीटर या इंच नहीं होती। सही कहा। इसका सीधा सा मतलब है कि मैप पर मापी गई 1 यूनिट की दूरी असल जमीन पर उसी यूनिट की 50,000 यूनिट के बराबर होगी।
यूनिट न होने की वजह से पूरी दुनिया में कोई भी इसे पढ़ सकता है। एकदम पते की बात कही आपने। और तीसरा तरीका है लीनियर स्केल या ग्राफिक स्केल। ये मैप के निचले कोने में छपा हुआ एक छोटा सा रूलर या फुट्टा होता है। मतलब लीनियर स्केल असल में एक मिनी रूलर है जो मैप के कोने में ही छपा होता है ताकि हम दूरी नाप सकें। हाँ, इसे इस्तेमाल करने का तरीका सबसे सटीक और आसान है। बस मैप पर दो जगहों के बीच एक धागा रखिए और फिर उस धागे को इस छपे हुए मिनी रूलर पर रख दीजिए। ये सीधे बता देगा कि जमीन पर असल दूरी कितने किलोमीटर है। इसके बाद बारी आती है मैप पर मौजूद रंगों और प्रतीकों की, जिन्हें लेजेंड या कन्वेंशनल सिंबल्स कहा जाता है। पूरी दुनिया के कार्टोग्राफर्स ने मिलकर रंगों की एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा तय की है। जैसे कि पीला रंग पठार, रेगिस्तान या खेती लायक जमीन दर्शाता है। और हरा रंग जंगलों और निचले मैदानी इलाकों के लिए होता है। बिल्कुल। सफेद रंग बंजर जमीन के लिए और नीला रंग पानी के हर स्रोत जैसे नदियां, झीलें या समंदर के लिए इस्तेमाल होता है। और भूरा रंग पहाड़ों को दिखाता है, लाल रंग इंसानी बस्तियों या शहरों को, और काला रंग सूखी नदियों को दर्शाता है। इन रंगों में ऊंचाइयों को याद रखने का क्रम बहुत दिलचस्प है। सबसे नीचे मैदान होते हैं जो हरे रंग के हैं, उनसे ऊंचे पठार पीले रंग के और सबसे ऊंचे पहाड़ भूरे रंग के। इसे याद रखने के लिए ग्रो योर ब्रेन एक बेहतरीन ट्रिक है। ग्रीन मैदान, येलो पठार और ब्राउन पहाड़, GYB। क्या बात है, बहुत ही आसान है। इसके अलावा मैप पर एक डूडल डिक्शनरी भी होती है। अगर एक डैश और डॉट की लाइन दिखे तो वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, और धौरी लाल लाइनें पक्की सड़क दिखाती हैं। एक भरा हुआ गोल बिंदु किसी राजधानी का प्रतीक होता है। वाह! अब अगर इन सब चीजों को एक साथ रखकर देखा जाए तो टोपोग्राफिकल मैप सिर्फ एक रंगीन चित्र नहीं रह जाता। बिल्कुल नहीं, ये असल में एक बहुत बड़े भूवैज्ञानिक युद्ध का मैदान बन जाता है। रुको, युद्ध का मैदान, ये नजरिया बहुत ही दिलचस्प है। युद्ध का मैदान कैसे? क्योंकि जो मैप पर हमें जो दो सबसे बड़ी प्राकृतिक आकृतियां दिखती हैं, यानी पहाड़ और नदियां, वे असल में एक दूसरे के विपरीत काम कर रही हैं। अच्छा। पृथ्वी के अंदर की ताकतें जमीन को ऊपर धकेल कर पहाड़ बनाना चाहती हैं, और नदियां उन पहाड़ों को काटकर जमीन को वापस समतल करना चाहती हैं। तो अगर इस युद्ध को करीब से देखा जाए तो मैप पर नीली लकीरों के रूप में दिखने वाली नदियों की पूरी एक जीवन यात्रा होती है। बिल्कुल। इसका पहला चरण अपर कोर्स है, जिसे नदी का बचपन कहा जा सकता है। नदी पहाड़ों की ऊंचाइयों से जन्म लेती है। यहाँ जमीन का ढलान इतना तेज होता है कि पानी बहुत तेजी से नीचे गिरता है। हाँ, इस तेज ऊर्जा और पानी के साथ बहने वाले पत्थरों की वजह से नदी जमीन को नीचे की तरफ गहराई में काटती है, जिससे अंग्रेजी के वी आकार की घाटी बनती है। और ये तेज बहाव पनबिजली बनाने के लिए एकदम बढ़िया होता है ना? एकदम सही। फिर पहाड़ों से नीचे उतरने के बाद नदी अपने दूसरे चरण मिडिल कोर्स में प्रवेश करती है। ये मैदानों का इलाका है, यहाँ ढलान कम हो जाता है। तो पानी की गति धीमी पड़ जाती होगी। हाँ, और यहीं से नदी के बलखाने या लूप बनाने की प्रक्रिया शुरू होती है। लेकिन नदी सीधे बहने की बजाय घुमावदार क्यों हो जाती है? इसके पीछे क्या कारण है? जब पानी किसी हल्की सी घुमावदार जगह से गुजरता है तो लूप के बाहरी किनारे पर पानी की गति तेज होती है, जो जमीन को काटती है, और लूप के अंदरूनी किनारे पर पानी धीमा होता है, जहां मिट्टी जमा होने लगती है। अच्छा, और ये प्रक्रिया लगातार चलती रहती है, जिससे घुमाव या मियांडर और बड़े होते जाते हैं। बिल्कुल। कभी-कभी ये एस आकार के घुमाव इतने बड़े हो जाते हैं कि नदी अचानक अपना रास्ता सीधा कर लेती है और किनारे का घुमाव कटकर एक अलग झील बन जाता है। इसे ऑक्सबो झील कहते हैं। और अंत में नदी अपने तीसरे चरण यानी लोअर कोर्स में पहुंचती है, जो उसका बुढ़ापा है। हाँ, समुद्र के पास पहुंचते पहुंचते ढलान बिल्कुल खत्म हो जाता है। नदी में इतनी ताकत नहीं बचती कि वो पहाड़ों से लाई गई गाद या एल्यूवियम को और आगे धकेल सके। तो वो उस मिट्टी को वहीं जमा करने लगती है। इस भारी जमाव के कारण नदी कई छोटी छोटी शाखाओं में टूट जाती है और डेल्टा बनाती है। इसी चरण में ट्रिब्यूटरी और डिस्ट्रीब्यूटरी का अंतर समझना भी जरूरी हो जाता है। ये एक बहुत ही स्पष्ट कॉन्सेप्ट है। ट्रिब्यूटरी वो सहायक नदी है जो कहीं और से अपना पानी लेकर आती है और मुख्य नदी में जुड़कर उसे बड़ा बनाती है। और जिस जगह पर ये नदियां मिलती हैं उसे संगम या कॉन्फ्लुएंस कहते हैं। वहीं दूसरी तरफ डिस्ट्रीब्यूटरी वो शाखा है जो नदी के अंतिम चरण में डेल्टा बनाते समय मुख्य नदी से टूटकर अलग हो जाती है।
आसान शब्दों में, ट्रिब्यूटरी जुड़ती है और डिस्ट्रीब्यूटरी टूटती है। बिल्कुल सही। नदियों ने तो जमीन को काटकर घाटियां और डेल्टा बना दिए हैं। लेकिन जो ऊंचे पहाड़ खड़े हैं वे उस आंतरिक युद्ध का दूसरा हिस्सा है जहां जमीन खुद को ऊपर धकेलती है। तो पहाड़ों के बनने की ये प्रक्रिया कैसे काम करती है? ये मुख्य रूप से दो तरह की होती है। पहली है फोल्ड माउंटेन। फोल्ड माउंटेन के बनने की प्रक्रिया को एक बहुत ही आसान विजुअल से समझा जा सकता है। हमारे छोटे दोस्त एक इमेजिनेशन एक्टिविटी कर सकते हैं। बिल्कुल, बताइए। अपने दोनों हाथों से एक तौलिए को मेज पर रखकर बीच की तरफ धकेलिए। जो लहरें ऊपर उठ रही हैं वही हमारे फोल्ड माउंटेन है। कंप्रेशनल फोर्स चट्टानों पर ऐसे ही काम करता है। एकदम सटीक उदाहरण है। भूगोल की भाषा में जो हिस्सा लहर की तरह ऊपर की ओर उठता है उसे एंटीक्लाइन कहते हैं, और जो हिस्सा नीचे की तरफ धंसकर घाटी जैसा आकार लेता है उसे सिनक्लाइन कहते हैं। मतलब हिमालय और रॉकीज युवा या यंग फोल्ड माउंटेन है और अरावली पुराने फोल्ड माउंटेन है। हाँ, एंटीक्लाइन और सिनक्लाइन को याद रखने का तरीका उनके नाम में ही छिपा है। एंटीक्लाइन ए अक्षर से शुरू होता है और ये दिखने में भी ऊपर उठे हुए ए या आर्क जैसा होता है। और सिनक्लाइन एस से शुरू होता है। सिंक का मतलब ही होता है नीचे धंसना या डूबना, तो जो हिस्सा नीचे धंसे वो सिनक्लाइन हुआ। बहुत बढ़िया ट्रिक। अब पहाड़ों का दूसरा प्रकार है ब्लॉक माउंटेन। कभी कभी पृथ्वी की चट्टानें इतनी कठोर होती हैं कि वे मुड़ने की बजाय जबरदस्त दबाव के कारण चटक जाती हैं। इससे जमीन में गहरी दरारें या फॉल्ट्स पड़ जाते हैं। तो जब इन दरारों के बीच की जमीन खिसकती है तो जो एक विशाल ब्लॉक की तरह सीधा ऊपर उठ जाता है उसे हॉर्स्ट कहते हैं, और जो नीचे धंसता है उसे ग्रैबन कहते हैं। जर्मनी की सीमा पर राइन नदी के आसपास मौजूद ब्लैक फॉरेस्ट और वॉजेस पर्वत इसके बेहतरीन उदाहरण है। वाह, हमने बहुत सी मजेदार चीजें सीखी। अब ये देखने का समय है कि एग्जाम के लिए तैयारी कैसी है। चलिए एक क्विक फायर राउंड करते हैं। मैं तैयार हूं, पूछिए। तो लीनियर स्केल का दूसरा नाम क्या है? ग्राफिक स्केल। बिल्कुल सही। फॉल्टिंग से कौन सा पहाड़ बनता है? ब्लॉक माउंटेन। बहुत अच्छे। डिस्ट्रीब्यूटरीज कहाँ मिलती हैं? नदी के लोअर कोर्स में। एकदम पते की बात। अच्छा, मैप ग्लोब से बेहतर क्यों है? क्योंकि यह लार्ज स्केल पर छोटे इलाके की बारीक जानकारी दे सकता है। करेक्ट। ब्लू कलर क्या दर्शाता है? पेरिनियल पानी, यानी जो नदियां और झीलें साल भर पानी से भरी रहती हैं। और आखिरी सवाल, ट्रिब्यूटरी और डिस्ट्रीब्यूटरी में क्या अंतर है? बहुत आसान। एक मुख्य नदी से जुड़ती है और दूसरी टूटकर अलग होती है। क्या बात है। ये साबित करता है कि हर कॉन्सेप्ट आपस में तार्किक रूप से जुड़ा हुआ है। बिल्कुल। जब इन सभी टुकड़ों को एक साथ जोड़ा जाता है तो भूगोल केवल तथ्यों को रटने का विषय नहीं रह जाता, ये वास्तव में पृथ्वी की भाषा बन जाता है। सही कहा। 3D ग्लोब से लेकर 2D मैप तक अब हमारे छोटे दोस्तों के पास इस पूरी दुनिया को पढ़ने के सारी जादुई टूल्स मौजूद हैं। इस डीप डाइव के अंत में एक बहुत ही मजेदार विचार के साथ इस चर्चा को विराम देते हैं। जरा सोचिए, अगर किसी को अपने सपनों के एक नए शहर का मैप डिजाइन करने का मौका मिले तो वो उस मैप में अपने लिए कौन-कौन से नए और अनोखे कन्वेंशनल सिंबल्स डिजाइन करेगा? ये तो बहुत ही रचनात्मक सवाल है। बिल्कुल। पृथ्वी के इन रहस्यों को डिकोड करने की इस रोमांचक यात्रा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सुनते रहिए, सीखते रहिए और इस दुनिया के नजारों को एक नए चश्मे से एक्सप्लोर करते रहिए।